अरे, ये वही तो लड़का है जो सुबह बस स्टैंड पर मिला था। भारी बारिश के चलते कोई और चारा न देखकर रुचिका एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। लेकिन रुचिका एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो अपने पिता सुरेश और माता सुधा के साथ रहती थी। रुचिका एक स्कूल में मैथ्स की टीचर थी। सुरेश फैक्ट्री में काम करता था और सुधा घर पर ही रहती थी। गरीब होने के कारण कहीं भी रुचिका का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, जिससे सुधा हमेशा परेशान रहती थी। हालांकि सुरेश और रुचिका उसे हमेशा समझाते रहते कि वो चिंता ना करे, पर सुधा के मन में रुचिका की शादी का ख्याल रहता था। माँ, माँ कहाँ हो आप? मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे स्कूल जाना है। प्लीज लंच दे दो। हाँ हाँ लाई बेटा, ये ले तेरा लंच और तेरे टेस्ट पेपर। ये ले तेरा लंच और ये तेरे टेस्ट पेपर। तू टेबल पर ही भूल गई थी। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू माँ। आप और पिताजी मेरा कितना ध्यान रखते हैं। पिताजी, मुझे स्कूल छोड़ दीजिए। हाँ हाँ चलो बेटा, तुम्हें स्कूल छोड़कर मैं भी अपने काम पर निकल जाऊंगा। सुधा, मेरा लंच भी दे दो। मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। जी अभी लाई। ये लीजिए आपका लंच। माँ, आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, पर जल्दी घर आ जाना, मौसम खराब हो सकता है। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं टाइम से आ जाऊंगी। रुचिका और सुरेश के जाने के बाद सुधा की पड़ोसन उसे मिलने आती है और बातें करती है। बातें करते करते रुचिका की शादी की बात होती है। रुचिका की शादी की चिंता को देखकर सुधा की पड़ोसन कहती है, सुनिए बहन, रुचिका के लिए कोई लड़का मिला? नहीं बहन जी, रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल लोगों की मांग ही इतनी है कि हम गरीब आदमी कैसे पूरी करें। हाँ बहन जी, ये तो है। वैसे मेरी नज़र में एक रिश्ता है, अगर आप कहो तो बात चलाऊं। उनकी कोई मांग नहीं है, उन्हें तो बस एक पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की चाहिए। और हमारी रुचिका तो स्कूल टीचर है और घर भी अच्छे से संभाल लेगी। आप कहे तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है। ज़रूर बहन जी, आप आज ही बात कर लीजिए। ठीक है, कल आप सुरेश भाई साहब को वहाँ भेज दीजिए। मैं फ़ोन कर उनका एड्रेस और बाकी सब बता दूंगी। इधर स्कूल के बाद रुचिका अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतजार करती है। वहीं पर उसे एक बहुत छोटी कद का लड़का राहुल दिखाई देता है। रुचिका के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, पर रुचिका दिल की बहुत अच्छी थी। वो सबको मना करती है। थोड़ी देर में वहाँ बस आ जाती है और सब घूमने के लिए चले जाते हैं। अरे अरे, इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या करूं? यहाँ कोई रिक्शा भी नहीं आ रहा। आज देर हो गई, ऊपर से बारिश हो रही है, वो भी इतनी जोर से। बारिश की वजह से आज कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ऑटो रिक्शा आ जाता है। वो शेयरिंग में होता है। उसमें पहले ही एक छोटे कद का लड़का राहुल बैठा था। रुचिका उसे पहचान जाती है। अरे, ये वही तो लड़का है जो सुबह बस स्टैंड पर मिला था। भारी बारिश के चलते कोई और चारा न देखकर रुचिका बैठ जाती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मगर दोनों चुप रहते हैं। थोड़ी देर बाद रुचिका का घर आ जाता है। वो जल्दी से घर पहुंचती है। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर कर दी, हमें चिंता हो रही थी। माँ, मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रही थी, इसलिए देर हो गई। अरे कोई बात नहीं, अब तो बेटी ठीक है। चलो चाय पिला दो। थोड़ी देर बाद सुधा सबके लिए चाय लाती है और सब रात के खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह स्कूल से घर आती है तब माँ यहाँ आओ, और पिताजी आप भी आइए। अरे क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी दूसरे गांव गए हैं। क्यों माँ? तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था, बस वही देखने गए थे। आज तुम्हारे पिता उनसे मिलने गए हैं।
माँ, आप लोग चिंता क्यों करते हो? मैं क्या आप लोगों पर बोझ हूँ? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। हमारे पास किसी चीज़ की कमी है क्या? और मेरी शादी का ख्याल छोड़ दीजिए। शाम को जब सुरेश घर आता है, सुधा सारी बातें बताती है और सुरेश भी लड़के वालों की सारी बातें बताता है और कहता है, रिश्ता तो अच्छा है पर क्या? मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे स्वर्गवासी दोस्त राम कुमार का बेटा है, लेकिन बस एक ही परेशानी है। अरे अब बताओ भी, क्या परेशानी है? लड़का कद में बहुत छोटा है। तभी वहाँ रुचिका आ जाती है। सुरेश उसे लड़के की फोटो दिखाता है और वो हाँ कर देती है और सुधा खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रुचिका ससुराल आ जाती है। ससुराल में रुचिका की सास सुमित्रा राहुल रुचिका का गृह प्रवेश करवाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर चांद सी बहू आई है। तुम्हें पता है बेटा, राहुल जब से तुम्हें ऑटो में मिला था तब से सिर्फ तुम्हारी ही बात करता था। इसलिए मैंने जानकी से कहा तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दे और इत्तेफाक से तुम्हारे पिता इनके दोस्त निकले। आपने बताया क्यों नहीं? मैं क्या कहता। रात को जब कमरे में रुचिका जाती है, तुम सो गए क्या? चलो कोई बात नहीं। रुचिका को ये सब अजीब लगता है, पर वो समझदार थी। वो जानती थी कि अगर उसके पिता ने कोई फैसला किया है तो वो सही ही होगा, और वो राहुल को भी जानने लगी थी। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगते हैं। साथ ही रुचिका और राहुल दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद रुचिका की चचेरी बहन सोना का फोन आता है। वो रुचिका और राहुल को अपनी शादी की सालगिरह पर बुलाती है। अरे आप तैयार नहीं हुए? जल्दी कीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है, आप चली जाओ। नहीं, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। वहां पहुंचकर सभी राहुल को घूरने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वहां रुचिका की माँ सुधा भी होती है और कहती है, तुम दामाद जी के साथ क्यों आई हो? वह कैसी बात करती हो? ऐसे कैसे उनके बिना आती? सभी राहुल का मजाक बना रहे थे। रुचिका ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है, तो वो सबको बोलने ही वाली होती है कि वहाँ शोर होता है। कोई मेरे बच्चे को बचाओ! अरे मेरे बच्चे को बचाओ! क्या हुआ? मेरा बच्चा इस पाइप में फंस गया है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैं जाऊंगा पाइप के अंदर, आपके बच्चे को बचाऊंगा, कुछ नहीं होगा उसे। मुझ पर भरोसा कीजिए, आप लोग अपना भी ध्यान रखिए। अरे नहीं। सुधा मना करती है, पर राहुल चला जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल बच्चे को लेकर बाहर आता है और सभी उसका धन्यवाद करते हैं और उसका मजाक उड़ाने वाले माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, मैंने भी आपको गलत समझा। अरे नहीं माँ जी, बड़े बच्चों से माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। इसके बाद सब ठीक हो जाता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर सारी बात सुमित्रा को बताते हैं। सुमित्रा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। वो अपने बेटे को गर्व से गले लगा लेती है। इसके बाद राहुल कभी भी रुचिका के साथ जाने से नहीं हिचकिचाता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के रंग रूप कद काठी को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां विनीता अपने बेटे रमेश और अपने पति विजय के साथ रहती थी। विनीता का छोटा सा परिवार था और वो अच्छे परिवार से थे। विनीता की बड़ी बेटी सुनीता की शादी 2 साल पहले एक अच्छे घर में हो गई थी, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रह रहे थे। रमेश की पढ़ाई पूरी होने के बाद विनीता अपने बेटे के लिए अपनी बिरादरी में कुछ रिश्ते देखती है और फिर 2-3 लड़कियां पसंद करती है। कुछ समय बाद वो उन लड़कियों से एक एक करके अपने बेटे को मिलवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रमेश को अपनी माँ की ढूंढी हुई
सुंदर, सुशील और समझदार लड़की पूजा पसंद आती है। 3 महीने बाद उनकी शादी भी हो जाती है। विनीता अपनी सुंदर सुशील बहू पूजा से बहुत खुश होती है। घर में पूजा के आ जाने के बाद बहुत रौनक होती है। पूजा अच्छे घर में आने के बाद बहुत खुश होती है। वहीं शादी में आई हुई रमेश की बहन सुनीता पूजा से बातें कर रही होती है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, क्यों पूजा, तुम क्या कहती हो? हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, अपना घर तो अपना होता है। पूजा की सास विनीता एक सख्त मिजाज की औरत होती है। इस बात से बेखबर पूजा अपनी नंद को जवाब हिसाब से दे रही होती है। तभी उसकी सास गुस्से से कहती है, बड़ी आई अपना घर अपना होता है कहने वाली, ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना। बातें कम बना, काम पर ज्यादा ध्यान दे, समझी? आई बड़ी। जी माँ जी। घर में बहू और बेटी बात कर रही होती है, लेकिन बहू का जवाब विनीता को पसंद नहीं आता और विनीता उसे डांट फटकार कर काम पर ध्यान देने को बोलती है। थोड़ी देर बाद सुनीता अपनी माँ से अपने ससुराल के दुखड़े सुना रही होती है। माँ, मैं अपने घर कल जाऊंगी तो आप मुझे खाना बनाकर पैक करके देना, क्योंकि यहाँ से थक हार कर जाने के बाद मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जाकर खाना बना सकूं, और फिर अपने मायके में होने का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना माँ। बेटा चिंता मत कर, मैं पूजा से कह देती हूँ, वो सारा खाना बनाकर पैक कर देगी और तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आराम कर बस, वहाँ तुझे कौन सा आराम करने को मिलता होगा। माँ, आपके अलावा मुझे कोई नहीं समझता, आप कितनी अच्छी हो। सच में किसी ने ठीक कहा है, अपना घर तो अपना ही होता है। अपने भाई की शादी के दिनों में आई हुई सुनीता अपने घर में बहुत आराम फरमाती है और अपनी बात बताकर अपना दिल हल्का करती है। दोनों सास ननद को बात करते हुए सुन रही पूजा रसोई में रो रही होती है। वनीता अपनी बेटी सुनीता से बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ अपनी बहू पूजा से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि पूजा बहू थी, जिस वजह से पूजा को हमेशा अपनी सास विनीता का अत्याचार सहना पड़ता था। पूजा अपना हर कर्तव्य बहुत अच्छे से और जिम्मेदारी के साथ निभाती थी, लेकिन विनीता को उसका कोई भी काम पसंद न आता और वो हमेशा उसे डांटती धमकाती रहती थी। शाम होती ही विनीता रोजाना मार्केट जाती ताकि सब्जी सही और अच्छी ला सके। विनीता एक वहमी और शक्की मिजाज की औरत थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था अगर वो सब्जी लाने के लिए अपने पैसे अपनी बहू को देगी तो उसकी बहू आधे पैसे खुद रख लेगी और आधे पैसे की सब्जी लाकर दे देगी, जिस वजह से विनीता खुद ही बाजार से सब्जी लेने जाया करती। सब्जी लेते वक्त विनीता को उसकी पड़ोसन मंजू मिलती है। और बताओ बहन जी, अब तो घर में बहू आ गई है तो सारे काम अब बहू के ऊपर डाल दिए होंगे तुमने, है ना? है ना? अरे तुम्हें पता भी है वो कोई काम करके तैयार नहीं और लोग उसके गाय जैसे चेहरे को देखकर उसके तारीफ के गुण गाने लगते हैं। तुम्हें तो पता ही है, दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा दिखता है। अरे नहीं नहीं बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बहू के स्वभाव को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो काम करने से बचती होगी। मुझे लगता है अपनी बेटी की शादी करके भी मुझे सारी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। बहू के तो तेवर ही इतने हैं कि वो अपने नखरे खुद ही उठा ले, वही काफी है उसके लिए। हो सकता है ये तुम्हारी गलतफहमी हो, वो बहुत अच्छे से काम संभालती है, ये तो मैं खुद अपनी आँखों से देखा है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो तुम कुछ दिन उसे दो और समझो, चीज सिखाओ, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसे एक नहीं बल्कि 4 बार बताओ। विनीता सब्जी लेकर बाजार से वापस लौटती है और शाम को सभी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और सुनीता को भी अपने ससुराल जाना होता है। तभी विनीता अपनी बहू से कहती, आज सुनीता को अपने घर वापस जाना है तो तुम उसके लिए ढेर सारा खाना पैक कर दो और तरह तरह की सब्जी बनाकर रख दो, ताकि मेरी बेटी को ससुराल पहुंचते ही काम ना करना पड़े। मेरी बच्ची बहुत थक जाती है। ठीक है माँ जी। विनीता की बात सुनकर पूजा खाना बनाने चली जाती है और विनीता अपनी बेटी सुनीता के साथ बैठकर गप्पे मारती है। तभी सुनीता अपनी माँ को कहती है, आपको पता है मेरी नंद की अभी शादी हुई और मेरे ससुराल से इतना सारा दहेज गया कि आप देखकर हैरान रह जाती। अच्छा बेटा उनके यहाँ अच्छा लेन देन तो है ना, अच्छा देना भी तो पड़ेगा ना। मेरी शादी में तो माँ अपने दहेज के नाम पर क्या ही दिया था, आज भी मुझे ताना मारते हैं। बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे अपने घर में रखा पैसा
और ये घर तेरे नाम करवा दूंगी। ये सब मैं कौन सा अपने साथ ऊपर ले जाऊंगी। और रही बात अपने बेटे को कुछ देने की, तो मेरा बेटा कमाऊ है, वो कमा लेगा और अपनी बहू को भी खिला देगा। लेकिन मेरी बच्ची, तू मुझे बहुत प्यारी है, मैं तुझे अपनी हर चीज देना चाहती हूँ। ये ले, आज तू मेरे ये 2 खानदानी कड़े ले जा। लेकिन माँ, ये तो आप भाभी को दोगी ना, इस पर मेरा कोई हक नहीं है माँ। अपनी माँ की बातें सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ रसोई में खड़ी पूजा अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि पूजा अपनी हर कोशिश करती थी ताकि वो अपनी सास को खुश रख सके, लेकिन उसकी सास कभी भी उससे खुश नहीं रहती थी, हमेशा उससे नफरत करती थी। पूजा रसोई से आती है और खाना पैक करके अपनी ननद के हाथ में पकड़ा देती है। तभी जब उसकी ननद घर से बाहर जा रही होती है, तो पूजा की सास चोरी चुपके अपनी बेटी के हाथ में 2000 रुपए रख देती है। इसमें खड़ी देख रही पूजा अपने मन ही मन सोच रही होती है, मुझे देने के लिए उनके पास 1 रुपया नहीं होता और अपनी बेटी को देने के लिए उनके पास 2000 रुपए है। वाह, क्या जमाना आ गया है। सुनीता अपने ससुराल चली जाती है और पूजा वापस अपने काम पर लग जाती है। घर में ढेर सारे कपड़े धोती है, फिर खाना बनाती है और सबको खिलाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी ऑफिस चला जाता है। फिर पूजा खाना खाने लगती है। उसकी सास घर से बाहर मार्केट जाने के लिए तैयार होकर निकल जाती है। मार्केट में पहुंचकर पूजा की सास महंगी महंगी सूट साड़ी खरीदती है। इतने अच्छे अच्छे सूट साड़ी खरीद लिए, अब मैं अपनी बेटी को उसके ससुराल देने जाऊंगी। कितना अच्छा लगेगा उसको कि उसकी माँ उसके लिए इतने महंगे महंगे सूट साड़ी लाई है। विनीता ये सब सोचती हुई वहाँ पर खड़े होकर हंस रही होती है। थोड़ी देर घूम फिर कर कुछ खाती पीती है और अपने घर के लिए वापस निकल रही होती है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हाथ में रखे हुए फोन को पास में खड़े हुए लोग उठाते हैं और विनीता के घर में विनीता की बहू को फोन करते हैं। आपकी माँ है ये जिनका फोन है? क्योंकि ये यहाँ पर एक एक्सीडेंट में गिरी हुई है और इनका बहुत खून बह चुका है। कृपया करके आप किरण हॉस्पिटल में आ जाएं। जी जी, मैं तुरंत पहुँचती हूँ। हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी बहू उसका बहुत ख्याल रखती है और खून की जरूरत पड़ने पर पूजा अपनी सास को खून भी देती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास को होश आता है और वो अपनी सास को सही से खड़े होने का इंतजार करती है। जैसे ही उसकी सास अच्छा महसूस करती है तो पूजा उसे घर ले जाती है। घर पहुंचकर पूरा दिन पूजा अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। उसे खाना पीना से लेकर वॉशरूम तक ले जाने की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर उठाती है। पूजा की बहुत बार फोन करने पर भी पूजा की नंद घर नहीं आती और ये सब देख रही उसकी सास सब कुछ समझ जाती है। जो कुछ भी है वो उसकी बहू पूजा है, उसकी बेटी तो उसे देखने तक नहीं आई। ये सब देखकर पूजा की सास को उसके किए पर पछतावा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। अब वनिता को समझ आ गया था कि उसे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है और उसके जाने से पहले उसे किसको अपनी सारी जिम्मेदारियां और कीमती चीजें सौंपनी है। कुछ समय बाद विनीता के घर में सब कुछ अच्छा हो जाता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कुछ समय बाद पूजा के घर में खुशी आ जाती है और पूजा एक सुंदर और अच्छे बच्चे की माँ बन जाती है, जिसके बाद उनका घर खुशियों से झूम उठता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें हमेशा सबके साथ अच्छा करना चाहिए और हमारे कर्म ही हमारे पास वापस लौट कर आते हैं। जैसे पूजा ने हमेशा ही अपने सास के साथ अच्छा किया, तो एक दिन उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसके बाद पूजा की जिंदगी बदल गई और सब कुछ अच्छा हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।